हेलो एवरीवन, मैं हूं सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स, स्पेसिफिकली ऑन द टॉपिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज अ डाइपोल? Assume you have two equal and opposite charges और paired charges। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपके पास है एंड वो दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। वो जो होल सिस्टम होगा उसको हम डाइपोल कहते हैं। सो बेसिकली अ पेयर ऑफ इक्वल एंड पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा तो उसको डाइपोल नहीं कहते हैं। वो मिलीमीटर या फिर मीटर या फिर सेंटीमीटर इतना ही होगा उसका डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच। ओके, सो नाउ डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपने बना लिया कि एक आपने दो चार्जेस ले लिए, उसमें छोटा सा डिस्टेंस उसके बीच में रख लिया, तो आपका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। पर उससे क्या फ़ायदा? आपको तो मेजर करना होगा कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसके इस सेटअप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या बन सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए एक क्वांटिफाइबल क्वांटिटी विच इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वांटिफाइबल क्वांटिटी मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नंबर में एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। तो वो जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब आपके पास दो इक्वल चार्जेस थे, तो उसमें से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और जो डिस्टेंस है, ठीक है, 2a समझ लीजिए। यहां पे देखिए ये आपका माइनस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये जो डिस्टेंस है ये 2 है। तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा आपका 2a इंटू क्यू। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब देखिए मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मतलब ये जो डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी होगा। सो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर डिनोटेड एज पी। उसके ऊपर आप एरो देते हैं वेक्टर डिनोशन के लिए, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, तो वो भी वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज तो वेक्टर है नहीं, वो तो स्केलर है। तो P को वेक्टर बनने के लिए इस QD में कोई एक ऐसा चीज तो होगा जो कि वेक्टर होगा, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट या फिर D। मतलब एक चार्ज के रिलेटिव दूसरे चार्ज का पोजीशन क्या है, ठीक है, उसको हम, वो वेक्टर होता है इस फॉर्मूला में। SI यूनिट क्या है? कूलम मीटर। ये तो काफी आसान है, इसमें तो समझने वाली कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए फॉर्मूला से, ये चार्ज का कूलम हो गया और 2a जो डिस्टेंस है उसका तो SI यूनिट मीटर ही है। सो द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। तो डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है यहाँ पे? चार्जेस प्लस और माइनस 40 नैनोकूलम। नैनोकूलम का मतलब क्या है? 10 टू द पावर -9 कूलम। सो हमारे इस क्वेश्चन से गिवन हम क्या ले सकते हैं? पहले ही लाइन से हम ले सकते हैं कि जो चार्ज है Q1 एंड Q2 वो है प्लस एंड माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इतना तक हमें पता है। फिर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर, तो हमारा जो D बन गया या फिर 2a वो बन गया हमारा 5 मिलीमीटर, जो कि है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। फिर से मैंने सबको SI यूनिट में रख लिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ये हमेशा याद रखिए कि सारे यूनिट्स को आप पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपके इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू टू कैलकुलेट इट इन CGI और एनी अदर यूनिट, तब वो अलग केस होता है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो आप हमेशा उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए।
नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। हमने ये बोल रखा था कि पहले, इससे पहले वाले स्लाइड में, कि जो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। सो ऑब्वियसली पहला सोल्यूशन तो ये बन गया कि डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आइए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इससे पिछले वाले स्लाइड में मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला यहां पे देख रखा है कि P इज इक्वल टू 2A इंटू Q, वन ऑफ द चार्जेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू D या फिर 2A। यहां पे Q कितना है, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब आप 40 ले लीजिए, सिर्फ दोनों लेने की जरूरत है नहीं। 10 टू द पावर -9 कूलम इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। सो 40 इंटू 5 आपका बन जाता है 200, और 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -3 आपका बन जाता है 10 टू द पावर -12, और यूनिट कूलम मीटर, जो कि डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट है। अब ये 200 को मैं अच्छे से थोड़ा लिख सकता हूं, उसको मैं 2 लिख के इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। तो उसको जब मैं यहां सामने ले आऊंगा, इसके साथ मिला दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरा 10 टू द पावर -10 कूलम मीटर। ये आपका बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट, और यहां पे आपका डायरेक्शन भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो जो डाइपोल मोमेंट का यहां पे जो मैग्नीट्यूड है वो बन गया 2 इंटू 10 टू पावर -10 कूलम मीटर, और डायरेक्शन बन गया नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन तो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगा। अब तक हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस डाइपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते हैं। जो मेरा पहला केस है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ऐसा कोई पॉइंट जो डाइपोल के एक्सिस लाइन पे सिचुएटेड होता है। मतलब ये देखिए, जो लाइन दोनों डाइपोल्स को जोड़ रही है उसी लाइन को एक्सटेंड करने पे मेरा P सिचुएटेड है। ये P इस तरफ भी सिचुएटेड हो सकता है, बीच में भी सिचुएटेड हो सकता है। ये पूरा लाइन आपका एक्सियल लाइन कहलाता है। तो अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसका मतलब है आप दोनों डाइपोल को जोड़ दीजिए एक स्ट्रेट लाइन में, उसको एक्सटेंड कीजिए, उस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे आपके एक्सियल पॉइंट्स। फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन सी जो E माइनस क्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू, उसे हम लिख सकते हैं -q/4πε0 r प्लस ए होल स्क्वायर। अब आप पूछेंगे r प्लस ए होल स्क्वायर कहां से आ गया। अब चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये बन गया आपका मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर ये आपका मिड पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P टू द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वो है आपका r। तो मिड पॉइंट से -q तक का जो डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा आपका a। तो मुझे अगर ये टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मैं लिख सकता हूं r प्लस a, वो यही है। ठीक है, r प्लस a इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड -q। सिमिलरली अगर जब मैं E प्लस q निकाल रहा हूं तब का जो डिस्टेंस है, अगेन ये r है और मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस। तो अगर मैं इस डिस्टेंस से इसको माइनस कर लेता हूं, इस वाले को जो मिड पॉइंट वाला है ये भी है a, तो मुझे ये x मिल जाएगा। ये बन जाता है आपका r माइनस a। तो देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस q है वो है q/4πε0 r माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लस q एंड p।
अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डिफरेंट चार्जेस हमारे पास हैं, हमने अभी अभी निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एट पॉइंट P अगर आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ड्यू टू टू डिफरेंट चार्जेस, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर वेक्टर सम उन दोनों का निकाल के हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यहां पे यही लिखा गया है कि E इज इक्वल टू E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो है E इज इक्वल टू 2r P विच इज द डाइपोल मोमेंट बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इसके बाद और डिफरेंट हम अदर जो पॉइंट्स पे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी आप देखेंगे वो फॉर्मूलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस नीट, जेई और एडवांस मेंस दोनों में ही, तीनों में बनते हैं। तो इसको काफ़ी ध्यान से आप याद रखिए या फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को आप जोड़ देते हैं बाय अ लाइन। उस लाइन के मिड पॉइंट पे जो टू वे डिस्टेंस है, एक डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो टू वे होता है, उसके बीच पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन पे जो भी पॉइंट सिचुएटेड होगा उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। लाइक P यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे ये P सिचुएटेड है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। पिछली बार की तरह जहाँ पे हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, उस बार की तरह भी यहाँ पे हम माइनस क्यू के लिए और प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे। ठीक है, तो पहले माइनस क्यू के लिए निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू के लिए जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा, क्योंकि हमें पता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ माइनस चार्ज इज इनसाइड और इट्स टुवर्ड्स द चार्ज। सो नाउ E magnitude of electric field for minus q is equal to minus q by 4 pi epsilon 0 r square plus a square। अब ये r square plus a square क्या है? देखिए, हमें चाहिए ये डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पर हमें पता है ये r है और ये 2a है, सो ये आधा हो गया a। तो अगर ये r है और ये a है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या बन जाएगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, हमने इसी को यहां पे लिखा हुआ है। तो अब जब यहां पे स्क्वायर कर लेंगे हम इसका, सो बेसिकली डी स्क्वायर बिकम्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे ये है डी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ई प्लस के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा आता है प्लस क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी ये वाला जो साइड है ये रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस फिगर से आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरह। सो हमारे पास एक इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। सो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक, तो अब देखिए ये जो है ये हमारा वेक्टर एडिशन करना है हमको E1 और E2 का। और जब हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, वेक्टर एडिशन में एक फॉर्मूला है कि अगर आपको नेट वेक्टर निकालना हो तो आप रूट ओवर फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड वेक्टर कॉस थीटा करके निकालते हैं, जब रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच जो एंगल है वो थीटा हो।
यहाँ पे थीटा 60 डिग्री है। तो सिमिलरली ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई प्लस क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हमें यहां पे निकालना पड़ेगा। सो कॉस थीटा इज व्हाट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। राइट, अब यहां पे बेस कौन सा है, या तो ये ट्रायंगल ले लीजिए या फिर ये ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, बेस आपका ए ही होगा। हाइपोटेन्यूज एच क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका कॉस थीटा निकल गया। इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, तो क्या निकल के आता है, E इज इक्वल टू माइनस, यहां पे E प्लस क्यू, E माइनस क्यू है, E प्लस क्यू क्या है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। सो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को तो हम बाहर ले सकते हैं कॉमन, तो हम लिख देते हैं माइनस 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे ये माइनस यहां से कैरी हो रहा है। सो बाकी क्या रह गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है जो कि दोनों कॉमन है, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पे प्लस क्यू, ये प्लस माइनस बन जाएगा और यहां पे पहले से माइनस है 2q और cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं a बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो है ये हमारा बन गया क्या, P, सो माइनस P 4 पाई एप्सिलॉन 0, बाकी रह गया ये वाला टर्म आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर इसको मुझे इसके अंदर लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर करके मैं ये स्क्वायर के अंदर ला सकता हूं। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये आपका बन गया E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट P। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, E इज इक्वल टू माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू द पावर 3/2। अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सियल या फिर एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर अ गिवन डाइपोल। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ देर कि अगर पॉइंट कहीं पे भी हो, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सिस पे नहीं, किसी भी रैंडम पोजीशन पे अगर पॉइंट हो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो फॉर ए डाइपोल, वो कैसे निकालते हैं। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि हमें पॉइंट P पे निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। उसके लिए हमें चाहिए दो चीजें, एक R डिस्टेंस बिटवीन P एंड द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। ठीक है, जो लाइन आपके माइनस क्यू प्लस क्यू को जोड़ रहा है उसके मिड पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है, और पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। उसके साथ चाहिए हमको थीटा। वो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट एंड P मेक्स विथ एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस के साथ जो लाइन आप P के साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो जो एंगल बनाता है वो है थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन R is given by 1/4 pi epsilon 0 2p cos theta r cube। ठीक है, सो ये ER क्या हो गया, R पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सिमिलरली E थीटा क्या हो गया, थीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन P sin थीटा बाई R क्यूब। ठीक है, अब हमें R और थीटा पोजीशन पे, मतलब
इस पोजीशन को हम r से भी डिफाइन कर सकते हैं, इसी पोजीशन को हम थीटा से भी डिफाइन कर सकते हैं। उन दोनों केसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अब जब हमने दोनों का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है तो फिर से हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। E net will be given by ER square plus E theta square। जब हम इन दोनों को ER और E theta के वैल्यू को इसमें डालेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू होगा 1/4πε0 P/r³ √1 + 3 cos square थीटा। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एनी पोजीशन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के एनी पोजीशन पे वैलिड है। अगर आपके पास उस पॉइंट का r और थीटा गिवन है तो आप इस फॉर्मूला से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। तो सवाल क्या कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मोमेंट है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। अब उसके सेंटर से हमें एक पॉइंट है P जहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू पॉइंट P वो है 1 मीटर, और जो लाइन आपके दोनों चार्जेस को जोड़ता है उसका जो सेंटर और जो लाइन सेंटर से P को जोड़ता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे 1 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस और 60 डिग्री हो गया आपका थीटा। तो चलिए हमने अभी फॉर्मूला जाना है। फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्री पोजीशन विथ r एंड थीटा विल बी गिवन एज 1/4πε0 P/r³ √1 + 3 cos square थीटा, ठीक है। तो यहां पे P कितना है? 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। R कितना है? 1 मीटर। और हमारा थीटा कितना है? 60 डिग्री। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, और E के जगह पे, E के फॉर्मूला में अगर हम ये सारे वैल्यूज डालते हैं तो हमें मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया डायमेंशन ऑफ 1/4πε0। P का वैल्यू इंटू 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर का क्यूब, दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब। अब आप देखिए मीटर कट जाते हैं, यहां पे एक C है, यहां पे 2 C है, तो ये -1 हो जाता है। तो हमारा जो यूनिट रह जाता है वो है न्यूटन और C इनवर्स, और इसके आगे 1 + 3 cos square 60 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 × 2 बन गया हमारा 18 इंटू 10⁹ और 10⁻⁸ बन गया हमारा सिर्फ 10। 1 divided by 1 is insignificant because anything divided by 1 is itself √1 + 3 cos square 60. So 1 + 3/4 because cos square 60 degree is 1/4, which gives me 18/2 into 10 √7. So my final answer becomes 238.1 Newton per coulomb. If you just put this value in the calculator, you will get this final result. तो चलिए देखते हैं कि अगर हम एक डाइपोल को
जिसका मोमेंट है 2AQ, उसको अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उस पर कितना फोर्स काम करता है, कैसे काम करता है, और उसका जो नेट फोर्स होता है वो कितना निकल के आता है। तो यहाँ पे फिगर में देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इन अ गिवन स्पेस वो वैरी नहीं करता है। तो फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वैरी इन अ गिवन पर्टिकुलर रीजन। तो वो जा रहा है हमारे लेफ्ट से राइट तरफ के डायरेक्शन में। यहां पे ए बी आपका डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है तो उस पे एक फोर्स एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज अगर किसी यूनिफॉर्म फील्ड हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पे एक फोर्स एक्ट करेगा जो कि होगा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। F1 आपका क्या बन जाता है फिर, QE। हमने पहले भी जाना है कि QE इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने सिंपली उसको यहां पे लिख दिया है। F2 फिर सिमिलरली क्या बन जाएगा, -QE। यहां पे -Q है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास दो फोर्सेस बन गए, एक F1 और एक F2। अब इनका नेट फोर्स निकाल देते हैं इन दो फोर्सेस की वजह से ऑन द डाइपोल। सिंपल है, वेक्टर एडिशन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ज्यादा दिक्कत भी होगी नहीं। सो F1 प्लस F2 इज F नेट, ठीक है। सो F net becomes QE plus minus QE, QE for the positive charge minus QE for the negative charge। अब आप देखिए QE plus minus QE, this is nothing but QE minus QE, ठीक है, इसका मतलब 0। सो F net जो हुआ हमारा रिजल्टेंट फोर्स ऑन the dipole in an uniform electric field is 0। पर यहां पे याद रखिएगा ये नेट फोर्स सिर्फ 0 तभी होता है जब डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो ये 0 नेसेसरीली नहीं होगा, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन आप अभी एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पे जो ये दो फोर्सेस हैं ये A और B पोजीशन पे एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पोजीशन एंड ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन फोर्सेस के साथ होता है तो हम लोग बोलते हैं कि दीज आर कपल्ड फोर्सेस, और ये जो कपल्ड फोर्सेस होते हैं ये टॉर्क जनरेट करते हैं। तो यहां पे भी टॉर्क जनरेट करेगा, इसका मतलब टॉर्क क्या करता है, ये जो डाइपोल को रोटेट करेगा, ठीक है, अपने ही एक्सिस में रोटेट करेगा। तो जब ये टॉर्क जनरेट कर रहा है तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले one of the forces which is QE, that is one of the forces into perpendicular distance between the charges। अब आप पूछेंगे perpendicular distance क्या है, 2a is the distance between A and B, ठीक है। लेकिन perpendicular distance is when you draw this line horizontally and you drop a perpendicular line from A or from the other charge to that particular line, वो दोनों जहां पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये जो डिस्टेंस बन गया वर्टिकल डिस्टेंस वो बन जाता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 2a sin थीटा बन गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो हमारा टाउ क्या बन जाता है,
हम जानते हैं द मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 2AQ। तो यहाँ पे 2A और Q दोनों हैं, तो हम यहाँ पे मोमेंट में लिख सकते हैं। सो टाउ इज इक्वल टू मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन साइन थीटा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब चलिए जानते हैं कि थीटा के वेरिएशन से टाउ कैसे वेरी करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। लेट्स से एट थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू 0 टाउ क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज 0, सो टाउ इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या होता है? 1, सो टाउ बिकम्स PE। और सिमिलरली 180 पे फिर से 0, 360 पे फिर से 0। सो basically tau will vary from minus PE to PE because sin theta will vary from -1 to 1. So if we draw the graph between theta and tau, it will look like something like this. So at pi by 2 will be the highest value, which is PE. Pi, 2 pi, at both the positions it will be 0, tau will be 0. तो चलिए अब हम जानते हैं कि how much work is done to rotate a dipole in an uniform electric field. So let's assume कि हमारा जो डाइपोल है वो थीटा से थीटा प्लस डी थीटा रोटेट कर रहा है। मतलब पहले इस तरह था फ्रॉम ओरिजिन टू P, अब नेक्स्ट वो डी थीटा एंगल से घूम गया है, ठीक है। तब जो वर्क डन होगा वो होगा डी ओमेगा, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डी ओमेगा इज इक्वल टू टाउ। टाउ की वजह से घूम रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डी थीटा। सो टाउ इज द force equivalent which is making the dipole rotate by d theta. So tau हमें पता है, उसका वैल्यू है PE sin theta। यहां पे जो माइनस है वो दर्शाता है कि d थीटा का जो डायरेक्शन है दैट विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टाउ। As tau and d theta are mutually opposite in direction, so यहाँ पे हमेशा नेगेटिव साइन रहेगा। So work done will always be negative in this particular case. अब ये तो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकला, पर हमें चाहिए टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इसके ऊपर इंटीग्रेट करना होगा, एंड व्हेन वी इंटीग्रेट वी गेट टाउ डी थीटा और W इज इक्वल टू माइनस PE साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है दैट डज नॉट मेक सेंस अनटिल एंड अनलेस आई डिफाइन बाउंड्री कंडीशंस विच आर द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन। तो हम इस केस के लिए लेट अस अज्यूम कि ये जो रोटेट हो रहा है ये थीटा 1 से थीटा 2 पर रोटेट हो रहा है। तो पहले हमारा P था थीटा 1 और बाद में P बन गया थीटा 2। दीज आर आर्बिट्ररी एंगल्स फॉर द टाइम बिंग। हमने थीटास को डिफाइन नहीं किया है, हम बोल रहे किसी एक थीटा से किसी और थीटा पे उसका टोटल रोटेशन हुआ है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो माइनस PE डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, सो उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ला सकता हूं, बट साइन थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा विच गिव्स मी माइनस कॉस थीटा। तो ये बन जाता है प्लस, यहां रह गया कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज आवर वर्क डन। नाउ
लेट अस अज्यूम जो थीटा 2 है वो 90 डिग्री है. इफ theta 2 is 90 degree, that means cos theta 2 will become 0. अच्छा, आप पूछेंगे हमने इसको 90 कैसे ले लिया? I am assuming it. मैं assume तो 180 भी ले सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं. इसका मतलब यह है कि हम जो नेक्स्ट थीटा मतलब थीटा 1 कोई भी वैल्यू हो, नेक्स्ट जो थीटा 2 है वो हम 90 ले रहे हैं. मतलब वो घूमने के बाद, रोटेट करने के बाद जो डाइपोल है दैट बिकम्स 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस वैल्यू बिकम्स 0. तो हमारे पास रह जाता है Pe cos theta, but P and E are both vectors, and from vector I know that P dot E will give me Pe cos theta, A dot B is equal to AB cos theta. So reversing that, मैं बोल सकता हूं Pe cos theta is equal to P dot E. So this is my total work done for a dipole to be rotated in an uniform electric field. तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं. सवाल क्या कहता है? An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field with the magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton coulomb inverse. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. आपके पास P गिवन है, E गिवन है, थीटा गिवन है, आपको टाउ निकालना है. हम जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू Pe साइन थीटा. यहां पे P कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 9 कूलम मीटर इंटू E is 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb, then multiplied with sine 30 degree. ठीक है. So 4 into 5 gives me 20 into 10 to the power minus 9 into 10 to the power 4 gives me 10 to the power minus 5, and sine theta gives me half, or sine 30 gives me half, because 30 is the value of the theta. So the units become C gets cancelled out, Newton meter. So now this 2 can be divided from 20, leaving 10 into 10 to the power minus 5 Newton meter. So our final tau becomes 10 to the power minus 4 Newton meter. This is our torque for this dipole in this particular electric field. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. सो व्हाट इज फ्लक्स? समझिए इसको इस तरीके से कि आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, लाइक दिस. लेट्स से दिस इज अ सरफेस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया S. ठीक है. इस लाइन से ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है. सो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ सरफेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो इस पर्टिकुलर रीजन में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो समझ लीजिए आपके पास इस एरिया में आपने एक छोटा सा यूनिट एरिया ds अज्यूम कर लिया. ds. ठीक है. whose direction is in this direction, और यहां से E is obviously in this direction because हमने अज्यूम कर लिया है पहले कि E इस डायरेक्शन में होगा. तब अगर हमें phi E जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूला से कर सकते हैं. E डॉट ds के ऊपर सरफेस
इंटीग्रल। सो ई सरफेस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो हम ई को निकाल सकते हैं और ये बन जाता है ई कॉस थीटा और ds इंटीग्रल ओवर सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूटिलाइजेशन हम अभी नेक्स्ट जब गॉस लॉ पढ़ेंगे उसमें काफी एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन होगा, तो इसको आप हमेशा याद रखिए और इससे काफी सारे सवाल बनते हैं नीट, जेई और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसमें यहां से एक सवाल तो हमेशा रहता ही रहता है। तो आइए अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है गॉस लॉ। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको बेस करके या फिर डायरेक्टली इससे हर साल नीट हो, IIT जेईई मेंस या फिर एडवांस हो, हर साल इसमें से सवाल होते ही होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसमें से ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप बल्कि सब्जेक्टिव टाइप, रीजनिंग क्वेश्चंस, ऊपर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं और गॉस लॉ के स्टेटमेंट को जानते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट एंड डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन जीरो। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सरफेस है जो कि क्लोज्ड है, उसमें अगर आपके पास क्यू चार्जेस एनक्लोज्ड है उस सरफेस में, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of this closed surface or going through this closed surface will be equal to Q enclosed by epsilon zero। अगर ये जो Q है is like let's say 3Q, then यहाँ पे ये वाला बन जाएगा 3Q by epsilon zero। So the total charge enclosed by the surface divided by epsilon zero। काफी सहज सरल फॉर्मूला है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस काफी एक्सटेंसिव होते हैं। इस लॉ को अप्लाई करने के लिए आपको दो कंडीशंस की जरूरत है, जो दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज ईदर परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो डायरेक्शन से अलग किसी डायरेक्शन में होगा तो आप गॉस लॉ अप्लाई करने में मुश्किलें फेस करेंगे और आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंशियल होना चाहिए सरफेस के। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वेयर इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैज ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर किसी सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ये सवाल हमें क्या कहता है? ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 बाई A एक्स I। सो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। Find the electric flux passing through a cubical volume bounded by the surface x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a. So it is bounded by these boundary conditions. So a square will be bounded by these coordinates. तो वो कैसा दिखेगा? ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये पकड़ लीजिए आपका x, ये y और ये आपका z कोऑर्डिनेट। सो अ स्फीयर विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका a है, सिमिलरली ये डिस्टेंस आपका a है और ये डिस्टेंस भी आपका a है। सो ऑल दीज आर a और ये आपका ओरिजिन है तो 0। सो यहां पे ये पॉइंट a, ये पॉइंट a, ये पॉइंट a। सो 0a 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 द बाउंड्री कंडीशंस आर मेट। तो अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ x, क्योंकि यहां पे i कैप है विच इज द
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, आप देखिए ये जो 4 फेसेस हैं स्क्वायर के, इनके जो एरिया वेक्टर हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दे आर परपेंडिकुलर। कौन कौन से वो फेसेस हो जाएंगे? ये वाला फेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला फेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और नीचे वाला फेस भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो ये जो 1 2 3 4, ये जो चारों फेसेस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब E डॉट डी एस जो है वो कॉस थीटा होल्ड करता है, तो वो 0 हो जाएगा। तो इन सारे फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो हमारे पास रह गए ये वाला फेस और बैक वाला फेस जो Z और Y प्लेन पे है, ठीक है। तो अगर जो वो पीछे वाला फेस है उसके लिए x इजिकल टू 0 है, क्योंकि वो YZ प्लेन पे है, तो सारे YZ प्लेन पे सारे जो x के पॉइंट्स हैं वो 0 होते हैं। तो उस प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E0 बाई ए x इज 0 I कैप, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फॉर दिस पर्टिकुलर बैक फेस। तो हमारे पास सिर्फ रह गया एक ही प्लेन, वो होता है एट x इजिकल टू ए, ये सामने वाला। तो एट x इजिकल टू ए में जो प्लेन है उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 बाई ए इंटू ए आई कैप, ठीक है। सो दैट गिव्स मी E0 आई कैप। ये हमारा निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस फ्रंट प्लेन, ठीक है। अब हमें चाहिए फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज गिवन एज E डॉट S। हमने डॉट प्रोडक्ट लिया क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में है विथ ए यूनिट वेक्टर। S जो है इस प्लेन का वो भी आई कैप की डायरेक्शन में ही होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो x डायरेक्शन ही होगा। और s का वैल्यू क्या होगा? a, सो a स्क्वायर, सो E है E0 आई कैप डॉट S है a स्क्वायर आई कैप। सो फाई बिकम्स E0 a स्क्वायर एंड फाई इज अ स्केलर, सो देयर इज नो डायरेक्शन इन दिस। तो चलिए हम अब गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये इसका बेसिक है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए ये वैलिड है, ओपन सरफेस के लिए नहीं है। सेकेंड, Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहां पे ये दे जानने वाली बात है, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस मींस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस जिसपे आप निकाल रहे हो फ्लक्स। नेक्स्ट, यूजफुल व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। सम सिमेट्री मतलब अगर कोई रैंडम सा शेप वाला सरफेस है, ठीक है, जिसका कोई सिमेट्री है नहीं, स्फेरिकल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सिलिंड्रिकल नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं है, तब गॉस लॉ शायद से वैलिड हो, लेकिन वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गॉस लॉ तो वैलिड होगा लेकिन आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सम सिमेट्री होना काफी मदद करता है हमको गॉस लॉ को अप्लाई करने में वैसे सरफेसेस पे। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी। लाइक एवरी अदर electrostatic forces and fields and everything, Gauss law is also dependent on inverse square dependency. Next, Gaussian surface. अब ये Gaussian surface क्या है? मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड लिख दिया है, Gaussian surface का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमें। जैसे कि आप देखिए एक अनइवन सरफेस है, ठीक है, इससे इसके अंदर हमारे पास अगर Q चार्जेस हैं, इसको कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री है नहीं, इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है फ्लक्स को।
तो हम अज्यूम करते हैं कि एक स्पेरिकल सरफेस इसको घूम के, इसको जोड़ के रखा हुआ है, इसको सराउंड करके रखा है। तो अगर ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, वो जो अज्यूम्ड सरफेस है उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस है ये हमें मदद करता है फ्लक्स को कैलकुलेट करने में या फिर चार्ज को कैलकुलेट करने में। ये वैसे तो इमेजिनरी सरफेस होता है, लेकिन हर प्रॉब्लम में इसका यूटिलाइजेशन होता है और हमें ये हर प्रॉब्लम में मदद करता है सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं और देख लेते हैं दो एग्जाम्पल गॉस लॉ के। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, चार्ज Q एट अ सेंटर ऑफ द क्यूब। तो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ क्यूब। ये आपका क्यूब बन गया। अज्यूम कर लीजिए कि ये क्यूब है। मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा ड्राइंग नहीं करता हूं, पर फिर भी ये चल जाएगा, आपको क्यूब जैसा दिखना चाहिए बस। ठीक है, तो उसके सेंटर में हम चार्ज Q रखते हैं। ठीक है, तो अब इस चार्ज Q, अब देखिए ये जो क्यूब है ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो टोटल चार्ज है वो Q है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन 0। लेकिन अब नोटिस कीजिए जो फ्लक्स होगा वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। यहां पे जो क्यूब है उसके कितने सरफेसेस हैं उसके 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस हैं। तो ईच सरफेस पे कितना फ्लक्स जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन 0। तो देखिए अगर आपके क्यूब या फिर किसी भी क्लोज सरफेस के बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है, कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो द टोटल फ्लक्स coming out of that closed surface or passing through that closed surface will be Q by epsilon 0। और अगर वही सरफेस, जो टोटल सरफेस को हम किसी तरीके से सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं उनके स्मॉलर पार्ट्स पे, तो जैसे कि क्यूब में कर सकते हैं, वैसे तब हम उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्ट से, तो हमें ईच पार्ट के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू हो रहा है वो मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट, चार्ज Q एट अ सरफेस ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो अगर हम एक हेमिस्फीयर लेते हैं और उसके सरफेस पे एक चार्ज रख देते हैं, सरफेस मतलब बाहर वाले सरफेस पे नहीं, जो कटा हुआ सरफेस होता है ना, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, उस पे हमने एक चार्ज रखा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनके थ्रू बाहर निकलेगा, सरफेस से बाहर निकलेगा या पास थ्रू करेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं और ये हमारा बन गया एक कंप्लीट स्फीयर। तो Q उस कंप्लीट स्फीयर के बीचों बीच है, तो ये जो स्फीयर है ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इस केस में भी जो फाई होगा टोटल वो बनेगा Q बाई एप्सिलॉन 0। अगर Q बाई एप्सिलॉन 0 हमारा टोटल है, तो आधे स्फीयर का हेमिस्फीयर में कितना फाई होगा, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सो फाई प्राइम विल बी Q by 2 epsilon 0. So electric flux through a hemisphere because of a charge put on top of a cross-sectional surface of the hemisphere is Q by 2 epsilon 0. तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। तो हमारा सवाल क्या कहता है, an uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density, ये इंपॉर्टेंट है, surface charge density of 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। और इस सवाल में डायमीटर भी दिया है, रेडियस नहीं, तो ये भी याद रखिए। तो रेडियस आपका है 1.2 मीटर। ठीक है, सो जो सवाल का पहला पार्ट है वो क्या कहता है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। हमारे पास चार्ज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्योंकि हमें वो पता है। तो अब देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा इज गिवन एज टोटल चार्ज बाय द सरफेस एरिया। यहाँ पे स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या बन जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर हमें पता है 1.2 मीटर। तो वैल्यूज जब मैं पुट करता हूं
यहां पे मुझे चार्ज निकालना है, तो आई विल रीअरेंज, तो डिनोमिनेटर को सिग्मा से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सिग्मा मेरा है 80, और यहां पे देखिए माइक्रो कूलम है, तो 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू आपका 4 पाई 4 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1.2 का होल स्क्वायर। नाउ एवरीथिंग इज जस्ट नंबर्स। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ये बन गया आपका चार्ज ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर। अब आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का सेकंड पार्ट या दूसरा भाग भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछता है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब जो स्फीयर है उसके सरफेस से ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके अंदर के चार्जेस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस moving through any surface or a closed surface is equal to the charges enclosed by the surface divided by epsilon 0। इसका मतलब mathematically phi e is equal to enclosed q enclosed, इस केस में q enclosed is q by epsilon 0। अब q का वैल्यू हमें पता है which is 1.45 into 10⁻³ और इप्सिलम का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब जब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो है 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपका बन गया फाई। आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको थ्योरी याद है, तो आपको सिर्फ नंबर्स ही कैलकुलेट करने हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है नहीं यहां पे। तो चलिए अब हम चलते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की तरफ। जो पहला एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे वो है एक इनफाइनाइटली स्ट्रेट लॉन्ग वायर विथ अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा, ना कि सरफेस नॉर वॉल्यूम, क्योंकि हम लाइन ले रहे हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि यहां पे एक लंबा सा वायर है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमें यहां पे एट अ आर्बिट्री पॉइंट आर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो। एज्यूम कीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपके पास लॉन्ग वायर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर उससे कितना होगा। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, एज्यूम की दिस इज द पॉइंट आर। तो हम पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। गॉसियन सरफेस क्या है, इमेजिनरी सरफेस विच विल हेल्प अस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आप देखेंगे कैसे। तो हमने एक गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, एक शेप ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये जो सिलेंडर है ये कोएक्सियल है विद द वायर, मतलब सिलेंडर का सेंटर और वायर का सेंटर दोनों सेम एक्सिस पे है। ठीक है, मतलब ये सिलेंडर वायर को पूरे घेर के रखा हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं ना, कभी आपके इलेक्ट्रिक वायर होते हैं घर पे, उसको आप काट लें उसका रबर, तो उसके नीचे एक मेटल वायर होता है। समझिए वैसे ही कि मेटल वायर है और चारों तरफ एक दूसरा सिलेंडर उसको घेरे रखा हुआ है। अब इस जो गॉसियन सरफेस है इसमें दो तरीके के सरफेस होंगे। एक है ये पैरेलल सरफेसेस दो, और एक है ये कर्व्ड सरफेस। सो दो तरीके के सरफेसेस कौन कौन से हैं, पहला द प्लेन सरफेस, टू प्लेन पैरेलल सरफेसेस, टू प्लेन पैरेलल सरफेसेस। सेकेंड क्या है, कर्व्ड सरफेस। अब आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू वायर वो इस डायरेक्शन में है,
और इसका जो ds होगा एरिया वेक्टर वो होगा इस डायरेक्शन में। तो E और ds के बीच का एंगल कितना बनता है फॉर दीज टू सरफेसेस, वो बन जाता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री बन रहा है इस केस में तो आपका E डॉट ds विल बी जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है E ds cos थीटा, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फाई E विल बी जीरो फॉर दीज टू सरफेसेस, मतलब ये जो पैरेलल प्लेन सरफेसेस हैं उससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो किससे जा रहा है, जा रहा होगा ये कर्व्ड सरफेस से। अब ये देखिए, ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया कितना होगा वो हमें चाहिए, तो हम इसको पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं ताकि आगे चल के हमको आसानी हो। तो हम जानते हैं एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस जो होता है उसका एरिया होता है 2 पाई आर एल। एल लेंथ है, आर आपका रेडियस है। सो जो सिलेंडर है वो लेंथ एल और आर रेडियस का है, आर पॉइंट उसके सरफेस पे है, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि ये चार्ज्ड वायर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है या फिर उसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेंडर। वैसे तो वायर इनफाइनाइट है लेकिन हमने लेंथ एल तक का कट ऑफ रख लिया है, तो उस लेंथ के सिलेंडर में जो लैम्ब्डा होगा वो क्यू बाई एल होगा। सो द चार्ज इनसाइड दैट सिलेंडर enclosed by this Gaussian cylinder in this wire is lambda L, ठीक है। तो हमें चार्ज मिल गया, सरफेस एरिया मिल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ds is equal to q enclosed बाई इप्सिलम जीरो। अब Q एनक्लोज्ड कितना है, लैम्ब्डा एल है, एरिया टोटल एरिया 2 पाई आर है। तो इस जो इंटीग्रेशन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमें 0 टू 2 पाई आर एल सॉल्व करना होगा। 0 हो गया तो ऑल ओवर द सरफेस हम उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो व्हेन वी सॉल्व दिस इंटीग्रल वी गेट E 2 पाई आर एल और लैम्ब्डा एल फॉर क्यू एनक्लोज्ड एंड इप्सिलम जीरो। यहां पे एल एल कैंसल्स आउट, सो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर बिकम्स लैम्ब्डा बाय 2 पाई इप्सिलम जीरो आर, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। सो वी सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. That means if we draw a graph between E and R, we will have something like this. आइए चलते हैं हम सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की तरफ। इस एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन में हमारे पास एक बहुत ही पतला इन्फिनिटली थिन शीट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा है। मतलब हमारे पास ये एक पतला सा शीट है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम सिग्मा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो पहला स्टेप होता है हमेशा वो होता है गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वुज डिस्टेंस फ्रॉम द शीट इज r, ठीक है। तो हमने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया एज अ सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया on the two plane sides is S। एक चीज नोटिस कीजिए, यहां पे जो शीट ऑफ पेपर है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट होगा, और यहां पे जो कर्व्ड सरफेस है
उसका एरिया वेक्टर सरफेस ऑफ द सिलेंडर का परपेंडिकुलर होगा, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। इसका मतलब देयर वुड बी नो फ्लक्स अराउंड और गोइंग थ्रू द कर्व्ड एरिया। पिछले वाले केस में हमने कर्व्ड एरिया को कैलकुलेट किया था क्योंकि जो पैरेलल या फिर प्लेन सरफेसेस थे उससे कोई फ्लक्स जा नहीं रहा था। इस टाइम पे कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं फ्लो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये सिलेंडर द प्लेन शीट को इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे, वो बन जाएंगे आपके इनक्लोज चार्जेस बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो वो जो चार्जेस को अगर मैं Q लेता हूं, लेट्स अज्यूम दैट टू बी Q, that Q will be sigma surface charge density into the area of the cross section of the cylinder। इस केस में हमने S ले रखा है तो ये भी S होगा, वो भी S होगा, सारे क्रॉस सेक्शन इवन है तो S ही होगा। तो Q बन जाएगा आपका सिग्मा S। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ phi is ds is equal to सिग्मा S बाई इप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखिए कितने सरफेसेस से फाई निकल रहा है, दो सरफेसेस से। सो यहां पे ये पे 2 होगा विच इज इक्वल टू द टोटल चार्जेस enclosed by the Gaussian surface। So if when I solve this integral I will simply get by epsilon 0, S cancels out, so my E is sigma by 2 epsilon 0। So no dependency on R। ये जो R का जो डिपेंडेंसी हमें इन केस ऑफ लाइन में देखने को मिला था, यहां पे वो डिपेंडेंसी नहीं है। ऑन द अदर हैंड इट इज जस्ट प्योरली अ based on the charge density and epsilon 0, no explicit dependency on R। now अब assume कीजिए यहां पे जो पेपर थिन हमने लिया था, इन्फिनिटली थिन शीट, ये इन्फिनिटली स्मॉल शीट ना होके एक मेटल प्लेट है जिसके सरफेसेस पे दोनों तरफ आपके चार्जेस हैं। उस केस में 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, यहां पे एक और पीछे वाले पे एक। ठीक है, तो जो चार्ज डेंसिटी होगा वो तो सेम रहेगा पर एनक्लोज चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि S अब डबल हो जाएगा, 2S हो जाएगा। सो उस वेरिएशन में इन दैट केस 2 ऑफ मेटल प्लेट, वहां पे E2ES will become sigma 2S by epsilon 0, 2S कैंसल। सो उस केस में E जो होगा वो सिर्फ सिग्मा बाई इप्सिलॉन होगा, डिनोमिनेटर का 2 नहीं होगा। समझने वाली बात है क्योंकि ये वाला जो सरफेस है वो पहले था नहीं, अब सरफेसेस डबल हो गए हैं जहां पे एनक्लोज चार्ज हैं, तो यहां पे जो 2 हमारा कैरी हो रहा था वो 2 अब कैंसिल हो जाएगा। लेट्स गो टू द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब थर्ड एप्लीकेशन कौन सा है? इट इज अबाउट अ स्फेरिकल शेल जिसके सरफेसेस पे चार्जेस हैं। ठीक है, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, on the surface of the spherical cell and inside the spherical cell। तो चलिए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया spherical cell with radius capital R। ठीक है, और charges are on the surface whose value is capital Q। now we assume a Gaussian surface, ठीक है, at passing through point P with a radius R, और हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा।
वो बन जाएगा हमारा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वाला पॉइंट। ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल शेल है। अब देखिए, जब हम ये वाला सरफेस, ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, सारे जो चार्जेस हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही हैं। सो द टोटल क्यू इन इज नथिंग बट कैपिटल क्यू। ठीक है, सो हमारा फाई ई एस इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन 0। दैट मीन्स E is equal to Q by इप्सिलॉन 0 S। अब आप पूछेंगे कि वहां पे तो हमने इतना सारा झोल-झाल किया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे क्यों ऐसा कुछ नहीं किया? क्योंकि यहां पे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे चार्जेस अंदर ही हैं, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट Q लिख दिया है। सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स Q by 4 pi इप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ये S जो है ये है इस गॉसियन स्फीयर का सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर ही होता है। सो द एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस इज 4 पाई r स्क्वायर, यहां पे स्मॉल r स्क्वायर है। नाउ ये हो गया हमारा आउटसाइड। अब सरफेस के लिए, ऑन द सरफेस, हमें सिर्फ इस R की जगह पे ये कैपिटल R लिखना होगा, क्योंकि अगर हम R को घटा के कैपिटल R ले आएंगे तो वो ऑन द सरफेस वाला पोजीशन बन जाएगा। सो हमारा ऑन द सरफेस E बन जाता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। अब आप देखिए, इन दोनों ही केस में दिस आर नथिंग बट कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन में होता और हम एट स्मॉल r एंड कैपिटल R इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते तो ये फॉर्मूला हमें तब भी मिलता। तो बेसिकली अगर आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वी कैन ऑलवेज सिंप्लीफाई इट बाय अज्यूमिंग कि ऑल दोस चार्जेस आर एट द center of the spherical cell like a point charge, ठीक है, with a value of capital Q. Now inside the sphere electric field कितना होगा? अब let's assume a Gaussian surface inside the spherical cell. अब इस Gaussian surface के अंदर Q कितना है? 0 है, क्योंकि सारे चार्जेस तो सरफेस पे हैं, तो सरफेस के अंदर वाले Gaussian जो सरफेस हमने एज्यूम किया है उसके अंदर तो कोई चार्जेस है ही नहीं, तो इसका मतलब इनसाइड वाले केस में E विल बिकम 0। ठीक है, आउटसाइड Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, ऑन द सरफेस E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर, इनसाइड E इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा E, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। फिर एकदम सरफेस पे सबसे हाईएस्ट है, वो है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ये वाला पॉइंट। फिर जितना हम स्फेरिकल सेल से दूर जाएंगे उतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, बिकॉज E इज proportional to 1 by R square. So E is inversely proportional to R square. तो चलिए आखिरी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की तरफ। इस केस में हमारे पास है एक सॉलिड स्फीयर जो कि चार्ज Q होल्ड कर रहा है, जिसपे चार्ज Q है, और ये जो चार्ज Q है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द एंटायरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सरफेस पे नहीं, वॉल्यूम पे है, मतलब हर एक कॉर्नर पे आपको चार्ज मिल जाएगा। ऐसा कोई रीजन नहीं होगा स्फीयर के अंदर जहां पे चार्ज नहीं होगा। अब इस स्फीयर पे भी 3 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल सकते हैं। एक जो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर होगा, एक ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर होगा, तीसरा इनसाइड द स्फीयर भी निकालना होगा। हमने स्फेरिकल शेल की केस में देखा था कि इनसाइड वाला 0 हो जाता है, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर 0 नहीं होगा।
तो चलिए पहले हम आउटसाइड और ऑन द सरफेस वाला निकाल लेते हैं, जो कि काफी आसान है। हमने अभी अभी जस्ट इससे पहले वाले ही टॉपिक में इसको डिस्कस किया था। तो हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं विथ रेडियस स्मॉल r। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये जो स्मॉल r वाला गॉसियन स्फीयर है वो टोटल चार्ज Q को एनक्लोज करता है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलॉन 0। यहां पे ये जो है ये है एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। सो हमारा E आउटसाइड बन जाता है Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम r के जगह पे कैपिटल R लिख दें तो ये जो पॉइंट है ये सरफेस पे आ जाएगा। तो सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस हम लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R का स्क्वायर। ये हमारे E इनसाइड और E एट द सरफेस निकल गया। अब है इंटरेस्टिंग वाला, जो कि E इनसाइड, जो हमने अभी तक निकाला नहीं है। तो उसके लिए लेट्स अज्यूम अनदर गॉसियन स्फीयर इनसाइड द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, अब देखिए इन दो केसेस में सारे जो चार्जेस थे वो गॉसियन सरफेस के अंदर थे। इस केस में कुछ चार्जेस अंदर हैं, कुछ चार्जेस बाहर हैं। उसको कैसे निकालें? तो हम जानते हैं कि यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमने जान रखा है कि वो यूनिफॉर्म है। सो रो इज नथिंग बट टोटल चार्ज बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये जो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब है ये आपका बन गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और Q है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम आपको दे देता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हमें चाहिए phi, which is the flux through the Gaussian surface inside the sphere। वो हमको देगा E S Q enclosed by इप्सिलॉन 0। पर यहां पे जो Q enclosed है ये टोटल Q नहीं होगा, ये होगा रो इनटू द वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन स्फीयर, द स्मॉलर गॉसियन स्फीयर। क्योंकि हमें चाहिए इस स्फीयर के अंदर कितने चार्जेस हैं, ना कि टोटल चार्ज। वो हमको द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वॉल्यूम करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बाई इप्सिलॉन 0। नाउ E तो हमें निकालना है, पर ये जो सरफेस एरिया हो जाएगा इस स्फीयर का ये बन जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहां पे हमारा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बाई इप्सिलॉन 0। अब यहां पे देखिए 4 कैंसल्स आउट, पाई कैंसल्स आउट, r स्क्वायर कैंसल्स आउट, लीव्स मी विथ ओनली r। तो हमारे पास अब जब रो का वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं कैपिटल Q, यहां पे R, नीचे 4/3 पाई R क्यूब इप्सिलॉन 0। और ये यहां पे देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर में 3 है तो ये भी यहां पे इंटू 3, ये 3 कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट रह जाता है वो है E इज इक्वल टू QR 4 पाई R क्यूब इप्सिलॉन 0। ये हो गया आपका इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आपका E आउट, E ऑन द सरफेस और E इनसाइड तीनों निकल गए। अब आप यहां पे देखिए जो E आउट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर वो वैरी करता है इनवर्सली विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल r स्क्वायर। मतलब जितना आप दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा।
सिमिलरली ES जो है वो R पे है, R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर पे है। वो जनरली R पे वैल्यू नहीं करता है, वो एक सिंगल पॉइंट है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो ट्रेस आउट करेगा सरफेस ऑफ द स्फीयर को। और जो लास्ट है E इनसाइड, वहां पे आप देखेंगे कि E इनसाइड एक्चुअली इज डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन R। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस रीजन में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड दिस रीजन, आउटसाइड रीजन में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो इनसाइड वाले केस में आप जितना दूर जाएंगे, जितना सरफेस के पास जाएंगे, उतने आप चार्जेस जो हैं, जो गॉसियन सरफेस है वो उतने ज्यादा चार्जेस आप एनक्लोज कर रहे हैं उसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। लेकिन जब आप दूर जाना शुरू करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, तब आप देखेंगे चार्जेस तो सेम है पर आपका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटता जाएगा। सो इसीलिए इस तरीके का बिहेवियर विथ R हमको देखने मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए एक सवाल भी कर लेते हैं। यहां पे सवाल में क्या कहा जा रहा है कि आपके पास दो प्लेन शीट्स हैं जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और ये दोनों एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखे हुए हैं। हमको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ रीजन ऑफ A, B एंड C। अब पहले हम इन जो प्लेन शीट्स हैं उन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं उनके डायरेक्शंस को थोड़ा समझ लेते हैं, तो ये आसानी हो जाएगी। अब देखिए, ये प्लस सिग्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमेशा प्लस सिग्मा से दूर ही जाएगा। तो इन रीजन B ये इस डायरेक्शन में होगा और रीजन A में भी ये इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट। बट रीजन C में ये टुवर्ड्स द राइट होगा, क्योंकि अगर ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो ये प्लस सिग्मा के अंदर आ रहा होगा, लेकिन हमें चाहिए वो बाहर जाता हुआ। सिमिलरली माइनस सिग्मा के लिए रीजन A में वो राइट डायरेक्शन में होगा, रीजन B में लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और रीजन C में भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो इनसाइड होना चाहिए, वो उसके तरफ आना चाहिए। अब देखिए, दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड सेम होगा। हमने निकाल रखा है कि E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन 0 होगा। ठीक है, तो यहां पे इस केस में देखिए, जो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, डायरेक्शन अलग हो, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है पर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को काट लेंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर आउट। सिमिलरली इन रीजन C E विल बी 0, सेम लॉजिक। लेकिन रीजन B में दोनों एक ही तरफ है, तो E एट B विल बिकम E सिग्मा प्लस E sigma minus, which gives me 2 sigma by epsilon 0 to 2 cancel out. So EB is sigma by epsilon 0. So EC is 0, EA is 0, but EB is sigma by epsilon 0. यहां पे नंबर्स का खेल नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर आप ये भूल जाएंगे कि माइनस में अंदर और प्लस में बाहर, तो आप ये सवाल गलत कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के डिस्कशंस आपको समझ में आए। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। और हम सबको पता है लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।